ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ओ लेवल बिजनेस विद सैम। मैं हूं सर अतीक मानिया और आज की क्लास में जो है वो हम अपना एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अच्छा, ये जो आज टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये बहुत फैंसी सा वर्ड आपको लग रहा होगा एंड अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत देर में आके पढ़ा है, क्योंकि शुरू के चैप्टर से हम इस कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ते हुए आए हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिंक करते हुए आए हैं। लेकिन अब टाइम है कि हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ें। ये कॉन्सेप्ट है क्या? आपको याद होगा शुरू की क्लासेस में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो ये पढ़ा कि जब कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, हमने शुरू की क्लासेस में कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब कंपनीज की प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से कंपनीज की जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो हम शुरू की क्लासेस से एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आए हैं कि जब कंपनी ज्यादा प्रोड्यूस करने लगती है तो कंपनी की एवरेज कॉस्ट गिर जाती है। जब कंपनी ज्यादा प्रोड्यूस करने लगती है तो ज्यादा प्रोड्यूस करने की जो वजह है उसकी वजह से कंपनीज की एवरेज कॉस्ट गिर जाती है। अब हम आज डिटेल में देखेंगे कि भाई ऐसा क्या होता है। आज हम डिटेल में देखेंगे कि भाई ऐसा क्या होता है कि कंपनीज की एवरेज कॉस्ट गिरना शुरू हो जाती है। मतलब कंपनी ऐसा क्या करती है कि जब प्रोडक्शन बढ़ने लगती है, कंपनी ऐसा क्या करती है कि भाई जब प्रोडक्शन बढ़ने लगती है तो एवरेज कॉस्ट गिर जाती है। जब प्रोडक्शन बढ़ने लगती है तो एवरेज कॉस्ट गिर जाती है। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊं दो चीजों का डिफरेंस जो आपने याद रखना है। एक होती है टोटल कॉस्ट, एक होती है हमारे पास टोटल कॉस्ट, और एक हम लोगों के पास होती है एवरेज कॉस्ट। आई रिपीट, हम लोगों के पास कोर्स में एक कॉन्सेप्ट है टोटल कॉस्ट का और एक कॉन्सेप्ट है हम लोगों के पास एवरेज कॉस्ट का। इन दोनों में डिफरेंस है। बच्चा नॉर्मली मैंने देखा गलती कर जाता है। टोटल कॉस्ट में और एवरेज कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। टोटल कॉस्ट में और एवरेज कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। आई रिपीट, टोटल कॉस्ट में और एवरेज कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है सारे प्रोडक्ट्स बनने की कॉस्ट। आई रिपीट, टोटल कॉस्ट का मतलब होता है सारे प्रोडक्ट्स बनने की कॉस्ट, वेयर एज एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट बनने की कॉस्ट। आई रिपीट, टोटल कॉस्ट का मतलब है सारे यूनिट्स बनने की कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का मतलब है एक यूनिट बनने की कॉस्ट। ठीक है? तो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई जब भी कभी कोई कंपनी प्रोड्यूस ज्यादा करती है सॉरी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब कंपनी प्रोड्यूस ज्यादा करती है तो उसकी एवरेज कॉस्ट गिरती है, टोटल कॉस्ट नहीं गिरती। जब कंपनी प्रोड्यूस ज्यादा करती है तो उसकी एवरेज कॉस्ट गिरती है, टोटल कॉस्ट नहीं गिरती। तो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लो। अक्सर बच्चा याद मतलब गलती कर जाता है कि व्हेन द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग मोर द टोटल कॉस्ट विल गो डाउन। नहीं, टोटल कॉस्ट नहीं गिरेगी, टोटल कॉस्ट बढ़ेगी। जब कंपनी प्रोड्यूस ज्यादा करेगी तो एवरेज कॉस्ट गिरेगी, टोटल कॉस्ट नहीं गिरेगी, टोटल कॉस्ट बढ़ेगी। अब आप एक सवाल पूछोगे कि सर ये क्या बात हुई, ये अजीब सा कॉन्सेप्ट है ना यार, कि जब ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो सारे प्रोडक्ट्स बनाने की कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट बढ़ रही है और एक यूनिट बनाने की जो कॉस्ट है एवरेज कॉस्ट वो गिर रही है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे है, इसको जरा डिटेल में देखते हैं। सो आई विल रिपीट वंस मोर द टॉपिक फॉर टुडे इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। द टॉपिक फॉर टुडे इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब यह है कि जब कंपनी प्रोड्यूस ज्यादा करती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट यह है कि जब कंपनी प्रोड्यूस ज्यादा करती है तो ज्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से उसकी एवरेज कॉस्ट गिर जाती है और उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। अब ऐसा क्या है, क्यों है, हम जरा उसको डिटेल में देखते हैं। तो ऐसा होने का जो सबसे पहला रीजन है, सबसे पहला रीजन है वो है परचेजिंग इकोनॉमीज। ऐसा होने का जो सबसे पहला रीजन है वो है परचेजिंग इकोनॉमीज। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टू रिटेलर्स। एक हम लोगों के पास है टाउन मार्ट। ये एक गली मोहल्ले की एक छोटी सी दुकान है। इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल रिटेलर
इट बाइज एंड सेल्स ऑन स्मॉल स्केल। तो एक दिन क्या होता है कि टाउन मार्ट वाला पेप्सी कंपनी में फोन करता है, सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम। आगे से पेप्सी वाला का मैनेजर जवाब देता है, वालेकुम सलाम सर, जी बोलें क्या काम है। तो टाउन मार्ट वाला बोलता है, यार मेरी जो रिटेल शॉप है, रमजान है और मेरी रिटेल शॉप पे जो है वो पेप्सीज खत्म हो गई है, एक काम करो, आप मुझे पेप्सीज डिलीवर कर दो। तो पेप्सी वाला टाउन मार्ट वाले को पता है, जी सर हो जाएगा, नो इश्यूज एट ऑल, कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको। तो टाउन मार्ट वाले कहता है, यार आजकल रमजान है, सेल ज्यादा है, काम करो, मुझे 1000 पेप्सीज डिलीवर कर दो, मुझे 1000 पेप्सीज डिलीवर कर दो। पेप्सी वाले ने बोला, ठीक है सर हो जाएगा, नो इश्यूज एट ऑल, एट द प्राइस ऑफ 30, यानी एट द प्राइस ऑफ 30 मैं आपको 1000 पेप्सीज डिलीवर कर दूंगा। आपका जो टोटल कॉस्ट होगी, टोटल जो बिल होगा आपका पेप्सी डिलीवर करने का, वो होगा 30,000, वो होगा 30,000। टाउन मार्ट वाले का ओनर कहता है, ठीक है सर कोई मसला नहीं, डन हो गया, फोन रख देता है। जैसे ही पेप्सी वाला फोन रखता है, फिर से फोन बजता है। ऑन द अदर लाइन, नाउ इट इज इम्तियाज। अब वी ऑल नो फॉर द फैक्ट दैट इम्तियाज is the biggest retailer of Pakistan. It's a departmental store, सुपर स्टोर। जो लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको शायद आइडिया नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह बाहर बिन दाऊद है या अ, जो है वो 7-Eleven होता है, ठीक है, उस तरह हमारे पास जो है वो इम्तियाज है। सो इम्तियाज इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेलर्स ऑफ पाकिस्तान। तो जैसे ही फोन रखता है, इम्तियाज ने फोन किया पेप्सी वाले को, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं, सलाम दुआ हुई। इम्तियाज वाले ने बोला, भाई मुझे पेप्सी चाहिए। तो पेप्सी वाले ने बोला, ठीक है सर, हम तो बेचने ही बैठे हैं, क्या टेंशन है, बताएं कितनी चाहिए। तो उसको बोला इम्तियाज वाले ने कि यार रमजान है, सेल्स है, एक काम करो, मुझे 100,000 यानी 1 लाख पेप्सीज डिलीवर कर दो। पेप्सी वाले ने बोला, सर जान हाजिर है आपके लिए, क्या मसला है, डिलीवर कर देंगे, हो जाएगी डिलीवर। इम्तियाज वाले ने बोला, हो तो जाएगी, मुझे बताओ क्या प्राइस चार्ज करोगे मुझसे, क्या कॉस्ट चार्ज करोगे। उसने बोला, सर अब आपकी 1 लाख पीसेज है, तो हम आपको थोड़ा सा डिस्काउंट देंगे। अब आप भी मुझे बताओ, इफ यू वर टू बी एट द प्लेस ऑफ इम्तियाज, सॉरी एट पेप्सी, अगर आप भी पेप्सी के मैनेजर होते, क्या आप भी टाउन मार्ट को और इम्तियाज को सेम रेट ऑफर करते? कभी भी नहीं। टाउन मार्ट इज अ स्मॉल कस्टमर, टाउन मार्ट इज अ स्मॉल कस्टमर, इम्तियाज ऑन द अदर हैंड इज अ वेरी लार्ज रिटेलर। तो आप कभी भी सेम प्राइस ऑफर नहीं करते। आप इम्तियाज वाले को इतनी लार्ज क्वांटिटी ऑर्डर करने की वजह से डिस्काउंट ऑफर करते हैं। वो पेप्सी जो टाउन मार्ट को 30 रुपीज की कॉस्ट पर पड़ी, वही पेप्सी इम्तियाज को 25 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट पे पड़ेगी। वही पेप्सी इम्तियाज को 25 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट पर पड़ेगी। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है परचेजिंग, सॉरी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जब प्रोडक्शन ज्यादा होती है, व्हेन द कंपनी प्रोड्यूसेस मोर, जब कंपनी प्रोड्यूस ज्यादा करती है, तो ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से पर यूनिट कॉस्ट गिरती है। अब आपके सामने, जब इम्तियाज की बड़े लेवल की सेल्स है, जब इम्तियाज बड़े लेवल पर माल खरीद रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो गई है। उसकी सबसे पहली रीजन है परचेजिंग इकोनॉमीज। परचेजिंग इकोनॉमीज अगर आपको याद ना रहे तो आप यहां पर लिख सकते हो, इसका जो असल जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो असल गेम चेंजर है, वो है बल्क डिस्काउंट, वो है बल्क डिस्काउंट। सो बड़ी बड़ी कंपनीज जो लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करती हैं, आई रिपीट, बड़ी बड़ी कंपनीज जो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करती हैं, उनको मटेरियल भी लार्ज स्केल पर चाहिए होता है, उनको मटेरियल भी लार्ज स्केल पर चाहिए होता है। तो वो इस वजह से लार्ज स्केल पर जब उनको मटेरियल चाहिए होता है, तो वो अपने सप्लायर से खरीदते भी लार्ज क्वांटिटीज हैं। लार्ज क्वांटिटीज खरीदने की वजह से उनका सप्लायर उनको डिस्काउंट देता है, तो उनकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। अब आप देखो, इम्तियाज की पर यूनिट कॉस्ट 25 है, टाउन मार्ट की पर यूनिट कॉस्ट 30 है। हालांकि जब आप टोटल कॉस्ट देखते हो, इम्तियाज की टोटल कॉस्ट, 1 लाख यूनिट खरीदे हैं उसने 25 के हिसाब से, तो उसकी टोटल कॉस्ट इज 2500,000, 25 लाख। एंड देन टाउन मार्ट ने सिर्फ छोटी क्वांटिटी खरीदी है, तो उसको 30 रुपीज के हिसाब से पड़ा है, और उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो है 30,000।
So economies of scale का concept, when you produce on large scale, when you produce large quantities, your total cost increases, yes, but your average cost goes down. और एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट, और पर यूनिट कॉस्ट गिरने की जो सबसे पहली वजह होती है वो ये होती है कि आपने लार्ज क्वांटिटीज प्रोड्यूस की है, तो आपने लार्ज क्वांटिटीज का रॉ मटेरियल खरीदा है। जब आपने लार्ज क्वांटिटी का रॉ मटेरियल खरीदा है तो आपको हर जगह डिस्काउंट मिला है, जिसकी वजह से आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई है। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अच्छा, अभी जो हमने पढ़ा था कि ये जो ज्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से जो एवरेज कॉस्ट गिरती है, उसका हमने पहला रीजन देखा था परचेजिंग इकोनॉमीज। अच्छा, परचेजिंग इकोनॉमीज का डायरेक्ट लिंक आपके मटेरियल्स के साथ है, रॉ मटेरियल्स के साथ या कंपोनेंट्स के साथ या सप्लाईज के साथ, अब जो भी बोलो। ये रॉ मटेरियल, ये कंपोनेंट्स, ये सप्लाईज, ये सारी की सारी जो है, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। ये सारी की सारी आपकी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। अब जो हम रीजंस देखने जा रहे हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन है या इनका जो कनेक्शन है, वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट के साथ है। आई रिपीट, अब जो हम देखने जा रहे हैं, जो कनेक्शन अब हम देखने जा रहे हैं, वो फिक्स कॉस्ट का देखने जा रहे हैं। परचेजिंग इकोनॉमीज में हमने देखा कि ज्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से अब ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदते हैं, और जब ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो एवरेज कॉस्ट गिर जाती है। वहां पर जो हमने देखा, वो हमने सप्लाईज का परचेजेस का कनेक्शन देखा। यहां पर बेसिकली जो एवरेज कॉस्ट गिरी थी, फर्स्ट वाले ऑप्शन में जो एवरेज कॉस्ट गिरी थी, उसमें बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट गिर रही थी, उसमें वेरिएबल कॉस्ट गिर रही थी। अब जो है वो हम लोग जो अब ऑप्शंस देख रहे हैं, उसके अंदर फिक्स कॉस्ट गिर रही होगी। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन टू दिस ऑप्शन, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। देखो भाई, लेट्स से हमारी क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं। एक है अनस, एक है अमान, एक है उमर, एंड देन एक और लड़का है क्लास में, Yes, sir, उसका yes, नाम please. है शयान। अच्छा, अब ये 4 स्टूडेंट्स हमारी क्लास के अंदर है। एक दिन क्या होता है कि अनस का एक दोस्त है, देयर इज अ फ्रेंड ऑफ अनस हु इज गेटिंग मैरिड इन हैदराबाद। देयर इज अ फ्रेंड ऑफ अनस हु इज गेटिंग मैरिड इन हैदराबाद। तो वो अनस को कॉल करता है कि यार एक काम करो, तुम मेरे पास हैदराबाद आ जाओ। आई रिपीट, एक दोस्त है अनस का, उसकी हैदराबाद में शादी हो रही है, ही इज गेटिंग मैरिड इन हैदराबाद। ठीक है जी। सो सिंस ही इज गेटिंग मैरिड इन हैदराबाद, होता ही है कि वो अनस को बोलता है कि यार तुम एक काम करो, मेरे पास हैदराबाद आ जाओ। अब अनस इज वेरी स्मार्ट, अनस मेमन भी है। अनस ने थोड़ी सी कैलकुलेशन करी। अनस ने कैलकुलेशन करी कि इफ आई गो टू हैदराबाद टू मीट माई फ्रेंड, इफ आई गो टू हैदराबाद टू मीट माई फ्रेंड, गाड़ी जाएगी, और गाड़ी का आने और जाने का एक फिक्स्ड एक्सपेंस है, वो है ₹10,000। सो एग्जाम्पल अभी तक हमें ये बता रही है कि अनस एक बच्चा है, उसका एक दोस्त है, उसकी दोस्त की शादी हो रही है हैदराबाद में, और उसके दोस्त ने अनस को बोला तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तुमको आना पड़ेगा। अब अनस मेमन है, अनस इज वेरी स्मार्ट विद मैथ, अनस इज वेरी स्मार्ट विद नंबर्स, अनस इज वेरी स्मार्ट विद मनी, अनस बहुत कंजूस है। अनस ने देखा यार, मैं हैदराबाद जाता हूँ दोस्त की शादी पर, और अगर मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ तो मुझे ₹10,000 खर्च करने पड़ेंगे। मैं अगर जा रहा हूं और आ रहा हूं तो मुझे ₹10,000 खर्च करने पड़ेंगे, चाहे मैं कुछ भी करूं, 10,000 तो जाएंगे ही जाएंगे। अब अनस थोड़ा सा परेशान है, बचपन का दोस्त है, अनस वॉन्ट्स टू गो, बट अनस कंजूस भी है, ही डजंट वांट टू स्पेंड ₹10,000। अभी अनस, व्हाई इज अनस स्केर्ड राइट नाउ? द ओनली रीजन अनस इज स्केर्ड राइट नाउ इज बिकॉज अनस कह रहा है कि अगर मैं जाता हूं तो कॉस्ट आ रही है 10,000, और इट इज डिवाइडेड बाय 1, इट इज डिवाइडेड बाय 1, तो मेरे ऊपर ही आएगा पूरा खर्चा। अनस ने क्या किया, अनस ने अपने 3 दोस्तों को बुलाया, अमान, उमर एंड शयान। इन तीनों दोस्तों को बोला यार एक काम करते, बहुत दिन हुए हम लोग कहीं घूमने नहीं गए,
एक काम करते हैं, हैदराबाद जाते हैं और पार्टी करके आते हैं। अब अमान, उमर एंड शयान, दे आर शॉक्ड कि ये अचानक से अनस को क्या हुआ यार, हैदराबाद जाने के लिए इंसिस्ट कर रहा है। उन्होंने बोला चलो ठीक है, चलते हैं। अनस के बैक ऑफ द माइंड कैलकुलेशन क्या हुई, अनस के बैक ऑफ द माइंड कैलकुलेशन वो हुई अब हो गई है कि पहले भी कॉस्ट 10,000 लग रही थी, अभी भी कॉस्ट 10,000 लग रही है। पहले भी कॉस्ट 10,000 लग रही थी, अभी भी कॉस्ट 10,000 लग रही है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पहले द कॉस्ट was divided by 1 person, now the cost is divided by 4 persons, यानी हर बंदे के ऊपर 2,500 का एक्सपेंस आएगा। अनस ने सोचा कि हम लोग हैदराबाद जाएंगे, मैं इन लोगों को थोड़ी देर बोलूंगा कि मुझे जो है ना 10 मिनट का काम है, मैं 10 मिनट के लिए जाऊंगा, अपने दोस्त से मिलूंगा, उसकी शादी अटेंड करूंगा और आ जाऊंगा। दोस्त भी खुश हो जाएगा, मेरे पैसे भी बच जाएंगे। बैक ऑफ द माइंड अनस के दिमाग में ये कैलकुलेशन है। अभी हमें क्या समझ में आया? अभी हमें यह समझ आया कि जब प्रोडक्ट्स को, सॉरी, जब कॉस्ट को आप ज्यादा यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, आपका पर हेड गिर जाता है। अभी तक अनस का यह प्लान ही बन रहा था कि एकदम से अनस को उसके एक दोस्त का फोन आया। उसका दोस्त कौन है? असद। असद ने फोन किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनस को कैसे हो? ठीक ठाक। अनस ने बोला वेरी गुड। असद ने बोला यार सुने तुम हैदराबाद जा रहे हो, तो भी मुझे छोड़ के? अनस ने बोला हाँ यार वो ऐसा है वैसा है, मैं हैदराबाद जा रहा हूं। असद ने बोला मुझे भी आना है। अब प्रॉब्लम यह है कि असद का और शयान का फड्डा है आपस में। दे डोंट गेट अलोंग विद ईच अदर वेरी वेल, दोनों का आपस में लड़ाई है। अनस ने जैसे ही अमान, उमर और शयान को बोला कि यार आई एम ऑल्सो ब्रिंगिंग असद अलोंग, तो शयान ने बोला भाई अगर असद आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, असद आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। अब अनस तो स्मार्ट है, ही इज वेरी गुड एट मैथ, ही इज वेरी गुड एट नंबर्स। उसने सिंपल सी कैलकुलेशन की, उसने बोला कि यार पहले 10,000 की कॉस्ट वॉज बींग डिवाइडेड इंटू 4 पीपल, तो 2,500 पर हेड आ रहा था। नाउ अगर असद आ जाता है तो यही 10,000 की कॉस्ट विल बी डिवाइडेड इनटू 5 पीपल और पर हेड हो जाएगा 2,000 रुपीज। असद ने बोला यार ये तो जबरदस्त सीन है। अनस ने बोला ये तो जबरदस्त सीन है, मैं तो असद को लेकर जाऊंगा, मेरे तो 500 रुपए और बच रहे। अब आप देख लो कहां अनस की जेब से 1 पर्सन के जाने के 10,000 लग रहे थे, फिर 2,500 हो गए, अब 2,000 रुपीज पर आ गए। आप देख लो पर हेड कम होता जा रहा है। पर हेड क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि उसको आप ज्यादा यूनिट्स में डिवाइड कर रहे हो। अनस बैठा, अनस ने बहुत कन्विंस किया, ये किया वो किया, शायान को कन्विंस कर लिया, और असद, शायान, अमान, उमर और अनस, ये पांचों लोग ऑल टुगेदर हैदराबाद चले गए। ये जो इतनी लंबी चौड़ी एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, इसका एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप कॉस्ट को ज्यादा यूनिट्स में डिवाइड करते हो, जब आप कॉस्ट को ज्यादा यूनिट्स में डिवाइड करते हो, तो पर हेड कम आता है, पर हेड कम आता है। जब आप खाना खाने जाते हो, आपने नोटिस भी किया होगा, जितने ज्यादा लोग होंगे पर हेड उतना कम आएगा। लेट्स सपोज अभी रमजान आने वाला है, ईदी, आपके अम्मी अब्बू आपको ईदी देंगे। आपके अब्बू ने लेट्स सपोज आपकी अम्मी को 10,000 दिया, बोला बच्चों में बांट दो। अगर आप घर के एक बच्चे हो तो आपके पास 10,000 आएंगे। अगर आप 2 भाई बहन हो तो 5,000 आएंगे। 5 भाई बहन हो तो 2,000 आएंगे। अगर आप 10 भाई बहन हो तो 1,000 ईच। यानी जो कॉन्सेप्ट आपको यहां लेना है वो ये लेना है कि जब कॉस्ट को आप ज्यादा यूनिट्स में डिवाइड करते हो, जितने ज्यादा यूनिट्स में डिवाइड करोगे पर हेड उतना कम होगा। जितने ज्यादा यूनिट्स में डिवाइड करोगे पर हेड उतना कम होगा। ये कॉन्सेप्ट आपने लेना है यहां पर। when the cost is divided into very much units, when the cost is divided into huge number of units, the average cost goes down. तो यहां पर जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो अब सेकंड कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने जा रहा है। सेकंड कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने जा रहा है टेक्निकल इकोनॉमीज का। हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो चल रहा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये कहता है कि जब कंपनी ज्यादा बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करती है तो पर यूनिट कॉस्ट यानी एवरेज कॉस्ट गिर जाती है। तो हम यही देखने जा रहे हैं टेक्निकल इकोनॉमीज। टेक्निकल इकोनॉमीज में होता यह है कि कंपनी लेबर को रिप्लेस कर देती है मशीनरी से। टेक्निकल इकोनॉमीज में होता क्या है कि कंपनी जो है वो लेबर को रिप्लेस कर देती है मशीनरी से। तो भाई जब लेबर रिप्लेस हो जाएगा मशीनरी से, तो लेबर और मशीनरी का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं ना।
लेबर और मशीनरी का कोई कंपैरिजन नहीं है। द मशीनरी कैन प्रोड्यूस ऑन ह्यूज स्केल रादर देन लेबर। द मशीनरी कैन प्रोड्यूस ऑन ह्यूज स्केल रादर देन लेबर। तो सीन कुछ ऐसा है कि भाई होता यह है कि जब कंपनी लेबर की जगह मशीनरी लगाती है तो कंपनी ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करना शुरू करती है। जब कंपनी ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करना शुरू करती है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड होती है। जब उसकी कॉस्ट ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड होती है तो ऑटोमेटिकली उसका पर हेड कम हो जाता है। ये जो मैंने आपको हैदराबाद वाली एग्जांपल दी इसीलिए दी ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। when the cost is produces when the cost is divided into more number of units, the average cost is low। यहां पर भी यही है। अब मैंने एग्जांपल डाली हुई है। लेट्स से देयर आर टू कंपनीज, दोनों कंपनीज सेल फोन बनाती हैं। एक है कंपनी ए विच इज लेबर इंटेंसिव, एक है कंपनी बी विच इज कैपिटल इंटेंसिव। कंपनी ए जो है वो 1,000 रुपीज स्पेंड करती है और 1,000 रुपीज स्पेंड करके 100 सेल फोन्स बनाती है। कंपनी ए स्पेंड्स 1,000 रुपीज एंड 1,000 रुपीज स्पेंड करके उसने 100 सेल फोन्स बनाए। अब डिवाइड कर दिया। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला तो आपको पता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। तो इसका मतलब अगर कंपनी ने 100 सेलफोन्स बनाए हैं और 100 सेलफोन्स बनाने के लिए कंपनी ने 1,000 रुपीज खर्च किए, तो इसका मतलब हर सेलफोन जो कंपनी ने बनाया है वो 10 रुपीज का पड़ा है। हर सेलफोन जो कंपनी ने पढ़ाया बनाया है वो कितने का पड़ा है? 10 रुपीज का। ऑन दी अदर हैंड देयर इज कंपनी बी। अब जब मैं कंपनी बी देखता हूं तो कंपनी बी में यह पता लगता है कि कंपनी बी कंपनी ए से थोड़ी सी बड़ी है। कंपनी ए ने लेबर के साथ 100 सेलफोन्स बनाए। कंपनी ए ने लेबर के साथ 100 सेलफोन्स बनाए। कंपनी बी ने, क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव थी, उसने मशीन लगाई तो उसने मशीन के साथ 200 सेलफोन्स बनाए। मशीन के साथ 200 सेलफोन्स बनाए। अब कंपनी ए ने 1,000 रुपीज स्पेंड किए थे टू मेक 100 सेलफोन्स। कंपनी बी ने 1,500 खर्च किए टू मेक 200 सेलफोन्स। अब आप देख रहे हो कंपनी बी ने ज्यादा प्रोड्यूस किया है, कंपनी बी ने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो उसकी टोटल कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि जाहिर सी बात है उससे ज्यादा प्रोड्यूस किए तो उसका रॉ मटेरियल भी ज्यादा लगा होगा, उसकी बड़ी जगह भी बड़ी होगी, उसके एम्प्लॉयज भी ज्यादा होंगे। तो जब ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी टोटल कॉस्ट ज्यादा लगी है। ही हैज स्पेंड मोर मनी। लेकिन हुआ यह है कि उसने जब पैसे ज्यादा खर्च किए तो उसने मेक श्योर किया कि ज्यादा पैसे जा रहे हैं तो मैं प्रोड्यूस भी ज्यादा यूनिट्स करूं। बड़ी कंपनीज को पता होता है कि यार हम बड़ी जगह पे काम कर रहे हैं तो हमारे एक्सपेंसेस भी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज्यादा आ रहा है, रेंट भी ज्यादा आ रहा है, हमारे खर्चे बहुत ज्यादा है। बड़ी कंपनीज आर स्मार्ट। वो ये कहते हैं कि जब हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो अब हमें मेक श्योर करना है कि अगर पैसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो नंबर ऑफ यूनिट्स भी ज्यादा प्रोड्यूस करें। तो कैपिटल इंटेंसिव वाली कंपनी थी कंपनी बी। कंपनी बी ने देखा कि यार वो 1,500 रुपए उनकी जेब से जा रहे, तो उन्होंने मेक श्योर किया कि वो 200 सेलफोन्स बनाए। अब आप देखो कंट्रीब्यूशन क्या हुआ। कंपनी ए की पर यूनिट कॉस्ट क्या है? 10। कंपनी बी की पर यूनिट कॉस्ट क्या है? 7.5। कंपनी बी ने ज्यादा पैसे खर्च किए तो उनकी टोटल कॉस्ट ज्यादा है। कंपनी बी ने ज्यादा पैसे खर्च किए तो उनकी टोटल कॉस्ट ज्यादा है। लेकिन कंपनी बी ने जब ज्यादा पैसे खर्च किए तो मेक श्योर किया वो नंबर ऑफ यूनिट्स भी ज्यादा प्रोड्यूस करें। तो ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने की वजह से ऑटोमेटिकली कंपनी बी की जो एवरेज कॉस्ट है वो कंपनी ए के कंपैरिजन में कम है। ये है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का दूसरा जो हमने फैक्टर पढ़ा अभी वो पढ़ा टेक्निकल इकोनॉमीज। टेक्निकल इकोनॉमी से कॉन्सेप्ट ये कहता है कि व्हेन द कंपनी स्विचेस टू मशीनरी द कंपनी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ यूनिट्स। यानी कंपनी जब मशीनरी पे आ जाती है तो मशीनरी की वजह से कंपनी ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाती है। तो जब कंपनी ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाती है तो कंपनी की जो टोटल कॉस्ट है वो डिवाइड भी ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स में होती है। कंपनी की जो टोटल कॉस्ट है वो डिवाइड भी ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स में होती है। कंपनी की जब टोटल कॉस्ट डिवाइड भी ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स में हो रही है तो ऑटोमेटिकली जब कंपनी की टोटल कॉस्ट डिवाइड ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स में हो रही है तो उसकी पर हेड या पर यूनिट कॉस्ट भी कम आएगी। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कि कैसे ज्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब जो अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास है वो है फाइनेंशियल इकोनॉमीज। जो अगला कॉस्ट हम लोगों के पास है वो है फाइनेंशियल इकोनॉमीज। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि परचेसिंग इकोनॉमीज, सॉरी, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप
बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं, मैंने कंपनी प्रोड्यूसेस ऑन लार्ज स्केल, तो जस्ट बिकॉज वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रहा है उसकी एवरेज कॉस्ट गिर जाती है। जस्ट बिकॉज वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रहा है उसकी एवरेज कॉस्ट गिर जाती है। अब कैसे गिरती है वो हमने सबसे पहले रीजन देखा, ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदते हैं, ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो सप्लायर से डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है तो एवरेज कॉस्ट गिर जाती है। ये था वेरिएबल कॉस्ट रीजन। दूसरा हमने देखा फिक्स कॉस्ट रीजन। कंपनी जो है वो लेबर की जगह मशीन इंप्लीमेंट कर देती है, जब मशीन इंप्लीमेंट करती है तो कंपनी ज्यादा बड़े स्केल पे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, जब कंपनी ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करती है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा, उसकी जो यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो ज्यादा यूनिट्स में डिवाइड होती है, जब ज्यादा यूनिट्स में डिवाइड होती है तो पर यूनिट कॉस्ट कम आता है। ये फिक्स कॉस्ट था। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमीज की। देखो भाई, एक चीज बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, वो ये कि जब आपकी कॉस्ट ज्यादा यूनिट्स में डिवाइड होगी तो उसका पर हेड हमेशा कम आएगा। मैंने एग्जांपल भी दी हैदराबाद वाली, आपके अबू ईदी दे रहे हैं, सब मैंने एग्जांपल देके समझाया, अपने दिमाग में बिठा लो। जब कॉस्ट ज्यादा यूनिट्स में डिवाइड होती है तो पर हेड उसका कम आता है। अच्छा, अभी हम लोग स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल इकोनॉमीज की, एंड फाइनेंशियल इकोनॉमीज में वी विल बी रेफरिंग टू बैंक लोन्स एंड इंटरेस्ट रेट। देखो भाई, इंटरेस्ट रेट, जब आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक फुप्पी का बेटा तो है नहीं। बैंक जब भी आपको लोन देता है, बैंक उस लोन के बदले में आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। सो फॉर एग्जाम्पल आज मुझे अपने बिजनेस में 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। सो आई गो टू अ बैंक और मैं बैंक से कहता हूं भाई मुझे 1 करोड़ रुपए लोन दे दो। बैंक कहता है ठीक है सर, मिल जाएगा, कोई मसला नहीं। बट कंडीशन ये है कि जब आप मुझे ये 1 करोड़ का लोन वापस करेंगे, जब आप मुझे ये 1 करोड़ का लोन वापस करेंगे तो आप मुझे उसके ऊपर 10 लाख रुपए इंटरेस्ट देंगे। सो इसका मतलब ये कि इफ आई हैव बॉट 1 करोड़ रुपीज फ्रॉम अ बैंक, रिटर्न मैं 1 करोड़ रुपए नहीं करूंगा, मैं उसको रिटर्न 1 करोड़ 10 लाख रुपए करूंगा। मैंने बैंक से अगर 1 करोड़ का लोन लिया है तो मैं बैंक को 1 करोड़ वापस नहीं करूंगा, मैं बैंक को 1 करोड़ 10 लाख रुपए वापस करूंगा। सो दिस 10 लाख रुपीज दैट आई विल बी पेइंग रिटर्निंग टू द बैंक, आई रिपीट, ये जो 10 लाख रुपए है जो मैं बैंक को रिटर्न कर रहा हूंगा, ये 10 लाख रुपए जो मैं बैंक को दे रहा हूंगा, ये 10 लाख रुपए जो मैं बैंक को दे रहा हूंगा, ये 10 लाख रुपए एडिशनल मेरा इंटरेस्ट रेट है। ये 10 लाख रुपए मेरा एडिशनल क्या है? इंटरेस्ट रेट है। ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये कंपनी के लिए कॉस्ट होती है। ये जो कंपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, ये इंटरेस्ट रेट कंपनी की क्या होती है? कॉस्ट होती है। याद रखना, भूलना नहीं, इंटरेस्ट रेट कंपनी की कॉस्ट है। अच्छा, सिमिलरली अब जैसे कि मैंने आपको पहली सारी सिचुएशंस में एग्जांपल दिए, मैं आपको अब एग्जांपल देता हूं। देयर आर टू कंपनीज, वन कंपनी इज ओन्ड बाय सैम, सर अतीक मानिया, एंड देयर इज अनदर कंपनी दैट इज ओन्ड बाय अहमर। ये दोनों कंपनीज सेलफोन्स बेचती हैं, ये दोनों कंपनीज सेलफोन बेचती हैं। अच्छा, होता यह है कि सर अतीक मानिया की जो कंपनी है वो लार्ज मैन्युफैक्चरर है और अहमर की जो कंपनी है वो स्मॉल मैन्युफैक्चरर है। दोनों जो है वो सेल फोन्स बनाते हैं। एक दिन सर अतीक मानिया यानी मैं, आई गो टू द बैंक और मैं बैंक से कहता हूं कि यार मुझे जो है वो 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। अब बैंक का मैनेजर मुझे जानता है और मेरा उसकी बैंक में 10 साल से अकाउंट है, सो आई एम प्रीटी वेल नोन इन दैट बैंक एंड आई हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन दैट आई मेंटेन ओवर देयर इन द बैंक। बैंक बोलता है ठीक है सर, आप तुम्हारे बहुत पुराने कस्टमर है, आप हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं, एक काम करें, आपको 10 लाख का लोन चाहिए हम दे देंगे, आपको 10 लाख का लोन चाहिए हम दे देंगे, और उसके बदले हम आपसे 5% इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। कितना? 5%। यानी 10 लाख के लोन पर बैंक मुझसे कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है? 10 लाख के लोन पर बैंक मुझसे सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज चार्ज कर रहा है। आप देख भी सकते हो नीचे 50,000 के आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये मेरा इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस मैंने आपको शुरू में बताया ये बैंक के लिए कॉस्ट होती है। इंटरेस्ट जो है वो बैंक के लिए क्या होती है? कॉस्ट होती है। ओ सॉरी, बिजनेस के लिए कॉस्ट होती है। अच्छा जी, हो गया। अब मैंने बैंक से 10 लाख का लोन लिया, ठीक है, और वो 10 लाख का लोन लेकर मैंने जो है वो
ये मेरी टोटल कॉस्ट आई 50,000। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मैंने 10 लाख का लोन लिया, उसके बदले मुझे 5% यानी 50,000 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, 50,000 इंटरेस्ट के बदले मैंने 50,000 सेलफोन्स बना दिए। फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट ट्राइंग टू कीप इट वेरी इजी। मेरी कॉस्ट कितनी आई? 50,000 आई। सही है। और 50,000 कॉस्ट जो मेरी आई, उसके अगेंस्ट मैंने 50,000 सेलफोन्स बना दिए। 50,000 सेलफोन्स बना दिए। तो मेरी एक सेलफोन बनाने की कॉस्ट क्या है? 1 रुपया। मेरी एक सेलफोन बनाने की कॉस्ट क्या है? 1 रुपया। ऑन दी अदर हैंड, मेरा एक दोस्त है अमर, वो भी गया बैंक के पास। उसने बोला यार मुझे भी 10 लाख का लोन चाहिए। बैंक वाले ने बोला सर आप तो नए नए कस्टमर, हम आपको तो जानते ही नहीं है। एक, दूसरा, आपका तो बिजनेस भी नया है, आपको लोन देना इज रिस्कियर। तो अहमद ने बोला मेरे एक दोस्त है सर अतीक मानिया, आपने उसको भी तो लोन दिया है। बैंक ने बोला सर वो हमारे बहुत पुराने कस्टमर है, वो हमारे बहुत पुराने कस्टमर है, वी नो हिम फॉर 10 years नाउ, और उनका बिजनेस भी बहुत बड़ा है, तो उनको लोन देना रिस्क कम है। आपको हम जानते भी नहीं है, नंबर वन। दूसरा, आपका बिजनेस भी नया नया है, सो गिविंग यू अ लोन इज मोर रिस्कियर कंपेयर टू सैम। अब बैंक का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। द बैंक works on very simple formula. The bank works on this formula that if the bank is giving you a loan, it will charge interest rate. Number one, very clear. ठीक है. Number two, if the bank is giving you a loan and if the bank realizes that giving you a loan incurs a higher risk, अगर बैंक आपको लोन देता है और बैंक को रियलाइज होता है कि यार ये लोन देने में रिस्क ज्यादा है, तो बैंक बोलता है कि इफ आई एम टेकिंग अ हायर रिस्क गिविंग आउट अ कैश लोन, आई विल चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट। आपकी भी सिंपल सी लॉजिक है। आप भी अगर कोई बिजनेस कर रहे हो और उसमें रिस्क ज्यादा है, तो आप बोलोगे यार अगर रिस्क ज्यादा ले रहा हूं तो प्रॉफिट भी ज्यादा चाहिए। बैंक भी ये कहता है कि अगर हम लोन दे रहे हैं और लोन देने में रिस्क ज्यादा है, तो हम इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करेंगे। सो एमर ने बोला ठीक है। एमर ने भी 10 लाख का फोन लिया, 10 लाख का लोन लिया। ठीक है। बैंक ने बोला आपके ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा। तो मेरी कॉस्ट 5% के हिसाब से 50,000 थी, एमर की कॉस्ट 10% के हिसाब से 100,000 है। अच्छा जी। अब एमर ने, क्योंकि नया नया बिजनेस था, उसने 100,000 की कॉस्ट इनकर की, और 100,000 की कॉस्ट इनकर करके उसने सिर्फ और सिर्फ 10,000 सेलफोन्स बनाए। 100,000 की कॉस्ट इनकर करके कितने सेलफोन्स बनाए? 10,000। तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है? 10। उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है? 10। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं उनकी कॉस्ट कम कैसे होती है। तो भाई बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं, जब वो बैंक से लोन लेते हैं तो उनको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट कम हो जाती है। और फिर वो कॉस्ट तो कम है ही है, वो उस कम कॉस्ट को इतने ज्यादा यूनिट्स, क्योंकि बड़ा प्रोड्यूसर है, इतने ज्यादा यूनिट्स में डिवाइड करते हैं कि उसकी उसकी एवरेज कॉस्ट और गिर जाती है। सो लार्ज बिजनेसेस व्हेन दे गो टू अ बैंक, द बैंक हैज अ गुड रिलेशनशिप विद देम एंड द बैंक चार्जेस अ लोअर इंटरेस्ट रेट। Since the low interest rate is being charged, since low interest rates are being charged, the cost of these large businesses goes down. ठीक है। देन एक तो कॉस्ट कम है, कम इंटरेस्ट रेट की वजह से, फिर उस कम कॉस्ट को वो इतने ज्यादा यूनिट में डिवाइड करता है कि पर हेड और गिर जाता है। छोटा बिजनेस जब बैंक के पास लोन लेने जाता है तो उसको कम इंटरेस्ट की जगह ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज होता है, क्योंकि वो नया बिजनेस है, बैंक उसको जानता नहीं है, बैंक कहता है आपको लोन लेना रिस्क है। तो जब स्मॉल बिजनेस बैंक के पास लोन लेने जाता है तो बैंक उससे इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करता है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इंटरेस्ट रेट इज अ कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर एक तो ज्यादा कॉस्ट उसको चार्ज होती है, उसको फिर वो क्योंकि छोटा बिजनेस है, वो यूनिट्स भी कम प्रोड्यूस करता है, तो एक तो कॉस्ट ज्यादा, ऊपर से डिवाइड भी कम यूनिट्स में हो रही है, तो उसका पर हेड हमेशा ज्यादा निकलता है। दिस इज द सर रीजन वाई लार्ज बिजनेसेस की एवरेज कॉस्ट कम होती है और स्मॉल बिजनेसेस की एवरेज कॉस्ट ज्यादा होती है। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग इकोनॉमीज। अच्छा, मार्केटिंग की वजह से भी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। मैं आपको एक और सिंपल सी एग्जांपल देता हूं अपने ऊपर रख के। एक दिन क्या होता है कि मेरा एक स्टूडेंट है, वो मेरे पास आता है, कहते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट आपके साथ एक प्रॉब्लम है। मैंने बोला अच्छा क्या प्रॉब्लम है? सर आप मार्केटिंग नहीं करते। मैंने बोला अच्छा, मैं मार्केटिंग नहीं करता, क्यों? उसने बोला सर मुझे क्या पता क्यों नहीं करता, आपको करनी चाहिए। मैंने बोला अच्छा कैसे करूं? उसने बोला सर माई डैड वर्क्स फॉर
ARY टीवी। ठीक है, मैंने बोला अच्छा दैट्स नाइस। बोला सर ARY टीवी पे जो भी बंदा एडवर्टाइजमेंट करता है ना, पूरे पाकिस्तान में उसकी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। मैं आपके अपने अब्बू से मीटिंग करवाता हूँ और आप ARY के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करें और आपको इतना फायदा होगा, और आपके पास ये बच्चे आ जाएंगे, आपके वो बच्चे आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नाउ आई हैव एन आइडिया। मैंने बोला यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया, इतने ज्यादा बच्चे आ जाएंगे तो मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने बोला अब्बू से मीटिंग कराओ। मैं उसके अब्बू के पास गया, मीटिंग हुई हमारी। उसके अब्बू ने बोला कि भाई सर हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट, हम रोज जो है वो आ, आपकी 10 मिनट की एडवर्टाइजमेंट चला देंगे, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस पे सर अतीक मानिया द बेस्ट टीचर एंड दिस एंड दैट, और हो जाएगा सर। मैंने बोला वेरी गुड, क्या चार्जेस हैं? उसने बोला सर ARY की जो है वो व्यूअरशिप तो पाकिस्तान के हर एरियाज में है और इंटरनेशनली भी लोग देखते हैं, और ये होता है और वो होता है, एक काम करते हैं हम आपसे, क्योंकि आप मेरे बेटे के टीचर भी है, तो मैं आपसे सिर्फ 1 करोड़ पे चार्ज करूंगा। मैंने बोला है, सिर्फ 1 करोड़ पे? बोला जी सर। अब मैंने बोला ठीक है, मैं आपको सोच कर बताता हूँ। अब मैं थोड़ा सा समझदार आदमी हूं, मैंने एक चीज इवेल्युएट की कि यार ये जो मैं 1 करोड़ पे खर्च करूंगा मार्केटिंग के लिए, ये मेरी कॉस्ट है, राइट? ऑब्वियसली। और कॉस्ट अगर मेरी 1 करोड़ पे आ रही है, तो कॉस्ट हमेशा कस्टमर से रिकवर की जाती है। इट इज ऑब्वियस, एनीथिंग दैट द कंपनी पेज इज अ कॉस्ट। एनीथिंग दैट द कंपनी पेज इज अ कॉस्ट, और कॉस्ट हमेशा कस्टमर से रिकवर की जाती है। तो मैंने देखा यार 1 करोड़ पे जेब से जाएंगे। अब मैंने देखा मेरे पास ऑनलाइन में स्टूडेंट्स कितने हैं, मैंने कैलकुलेट किया, पता लगा यार मेरे पास तो ऑनलाइन में 100 स्टूडेंट्स हैं। मैंने डिवाइड किया 1 करोड़ डिवाइड बाय 100, तो आंसर आया 100,000, 1 लाख रुपए। इमेजिन करो कल आपको मेरे अकाउंट्स के बंदे का मैसेज आया और बोले आज इस महीने से आपकी फीस 1 लाख रुपए है, इस महीने से आपकी फीस 1 लाख रुपए। आप बोलोगे क्या हो गया भाई, पागल पागल हो गए हो क्या, 1 लाख रुपए फीस? क्यों? तो अकाउंटेंट बोले वो असल में सर अतीक ने वो ARY पे एडवर्टीजमेंट दी थी तो कॉस्ट ज्यादा आई, और लॉजिक ये कहता है कि कॉस्ट कस्टमर से रिकवर करते हैं। सो इस महीने फॉर दिस मंथ ओनली और फीस विल बी 100,000 रुपीज। आप लोग बोलोगे भाड़ में गए सर अतीक, भाड़ में गए एडवर्टीजमेंट, भाड़ में गए सब कुछ, हम कोई और किसी और टीचर के पास पढ़ लेंगे, हमें पढ़ना ही नहीं है। बात समझ आ रही क्या? छोटी कंपनी जब मार्केटिंग करती है तो उसकी कॉस्ट पड़ती है, ठीक है, लेकिन वो कॉस्ट को क्योंकि छोटी कंपनी होती है वो कम ही नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड करती है, तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे ही मैं उस ऑफिस स्टूडेंट के अब्बू के ऑफिस से निकला, कोको कोला वाला एंटर हुआ। कोको कोला वाले ने बोला यार रमजान आ रहे हो, मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी है ARY पे। उसने बोला हो जाएगी सर। कितने चार्जेस हैं? उसने बोला सर 1 करोड़ पे। कोको कोला ने बोला था 1 करोड़ तो तब है ना जब आप रोज के 10 मिनट दिखाओगे। कोको कोला वाले ने बोला मुझे और ज्यादा दिखाना है। ARY वाले को बोला आई डोंट वॉन्ट यू टू शो माई प्रोडक्ट फॉर 10 मिनट्स एवरी डे, आई वॉन्ट यू टू शो माई प्रोडक्ट्स फॉर 50 मिनट्स अ डे और 500 मिनट्स अ डे। तो कोको कोला वाले ने बोला सर हम आपका दिखा देंगे प्रोडक्ट्स रोज, लेकिन अब आपकी कॉस्ट 1 करोड़ नहीं होगी, आपकी कॉस्ट होगी 50 करोड़ रुपए। कोको कोला वाले ने बोला अच्छा 50 करोड़ पे। कोको कोला ने बैक ऑफ द माइंड कैलकुलेशन करी, 50 करोड़ पे जा रहे हैं, लेकिन हम यूनिट्स कितने बना रहे हैं? तो कोको कोला वाले को याद है कि हम यूनिट्स भी तो 50 करोड़ बना रहे हैं, तो उसने बोला 50 करोड़ जेब से जा रहे हैं, 50 करोड़ यूनिट बना रहे हैं, हर यूनिट पे कंट्रीब्यूशन क्या आ रही है? 1 रुपए। वही लॉजिक है, जितने पैसे खर्च किए हैं वो कस्टमर से रिकवर करने हैं। तो कोको कोला वाला अगर 50 करोड़ पे एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रहा है, तो कोको कोला वाले ने बोला अगर 50 करोड़ खर्च कर रहा हूं तो 50 करोड़ बॉटल्स बना भी तो रहा हूं, तो 50 करोड़ की कॉस्ट को जब मैं 50 करोड़ बॉटल में डिवाइड करूंगा तो 1 रुपए की कॉस्ट आएगी पर यूनिट। कोको कोला वाले ने खड़े खड़े बोला डील डन। अब अगली बार जब आप कोको कोला खरीदने जाते हो तो आपको 1 रुपए ज्यादा पे करने को बोला, कोको कोला वाले ने बोला। क्यों? क्योंकि हमने एडवर्टीजमेंट की है, मार्केटिंग की है। यू वोंट माइंड, 1 रुपए जेब से ज्यादा जा रहा है। आप कोको कोला को एडवर्टीजमेंट कॉस्ट देने पे नाराज नहीं हो, लेकिन मुझे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट देने पर नाराज हो। वजह, मेरी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, हालांकि मैंने 1 करोड़ खर्च किए, कोको कोला ने 50 करोड़ खर्च किए। कोको कोला हैज स्पेंड 50 टाइम्स मोर देन मी, बट द पॉइंट इज कोको कोला वाले ने इतनी बड़ी अमाउंट खर्च करके इतने ज्यादा यूनिट में डिवाइड किया कि पर इतना इतना छोटा आया कि वो कंसिडरेबल ही नहीं है। एक तो मैंने पैसे ज्यादा खर्च कर रहा हूं,
ऊपर से उसको डिवाइड बहुत कम नंबर ऑफ यूनिट्स में कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली मेरी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो बढ़ गई। ये है मार्केटिंग इकोनॉमीज। तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनकी मार्केटिंग कॉस्ट भी जो है वो बहुत कम होती है, उनकी जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। अच्छा जी, मूविंग ऑन। नाउ वी हैव मैनेजरियल इकोनॉमीज। मैनेजरियल इकोनॉमीज में क्या होता है कि दिस इज वेरी इजी। बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो अपने पास स्पेशलिस्ट मैनेजर्स रखती हैं। जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट द एक्स सीईओ ऑफ गूगल सुंदर पिचाई, उसकी सैलरी और फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन महीने की बनती थी तकरीबन 1.5 बिलियन, 1.5 अरब रुपए। सैलरी भी मिलती थी, शेयर्स भी मिलते थे, डिविडेंड्स भी मिलता था। सो मतलब लंबा चौड़ा पैकेज था। ये बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, ये अपने पास स्पेशलिस्ट मैनेजर्स रखती हैं। सवाल क्या है कि क्यों? क्योंकि जब स्पेशलिस्ट मैनेजर रखते हो तो कॉस्ट तो बहुत बढ़ जाती है। स्पेशलिस्ट मैनेजर्स जो होते हैं इनकी सैलरी लाखों करोड़ों में होती है। होता यह है कि कंपनी जब बड़े बड़ी कंपनीज जब स्पेशलिस्ट मैनेजर्स अपने पास रखती हैं तो स्पेशलिस्ट मैनेजर्स को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन होता यह है कि ये जो स्पेशलिस्ट मैनेजर्स जो होते हैं ये ज्यादा पैसे लेते तो हैं, लेकिन ज्यादा पैसे लेकर इतनी ज्यादा बड़े स्केल पर कंपनी की प्रोडक्शन को ले जाते हैं कि कंपनी की एवरेज कॉस्ट गिर जाती है। वही कॉन्सेप्ट, ज्यादा यूनिट में डिवाइड होता है तो पर हेड कम होता है। आई रिपीट, what is managerial economies? What happens is that companies keep specialist people in the management, specialized director, specialized manager। ये बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, लाखों करोड़ों में से पैसे लेते हैं। तो लाखों करोड़ों की सैलरी लेते हैं तो कंपनी की टोटल कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन ये इतने स्पेशलाइज्ड होते हैं कि ये इतने जबरदस्त तरीके से काम करते हैं कि इनकी वजह से कंपनी की एवरेज कॉस्ट, ज्यादा प्रोडक्शन हो जाती है। इतने जबरदस्त तरीके से काम करते हैं कि कंपनी की प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है। जब कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो कंपनी उस ज्यादा कॉस्ट को जब ज्यादा यूनिट्स में डिवाइड करती है तो ऑटोमेटिकली पर हेड कम हो जाता है। ये है मैनेजरियल इकोनॉमीज हमारे पास। वेरी सिंपल।